हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि पीएनबी का एफिडेविट आ चुका है और उसमें जो कहानी गढ़ी हुई है बीटिंग अबाउट द बुश, वो कुछ ऐसी कहानियां हैं, उनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है और इनको सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको मैंने बताया कि अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 2 वो अपडेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट ऑफ 10 मंथ का वो है। अब क्योंकि एवरेज इमोल्यूमेंट 10 मंथ्स के हर बार आएंगे दो बेस सेटलमेंट भी, जब बेस सेटलमेंट आएगा तो सवाल ये उठता है कि ये जो सीरियल नंबर 2 में 10 मंथ का जो एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेट करने का तरीका डाला, जो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड नहीं है, आखिरकार ये क्यों डाला और इतना लेट क्यों डाला। 2003 में अमेंड होता है और उसको 1/11/1922 से लेकर के और 1/9/1993 तक उसको दिखाते हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि 35.1 केबल और केबल किसका है? ये है केबल और केबल पेंशन अपडेशन का। कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन नहीं। जब पेंशन गया ही नहीं है आदमी, तो अपडेशन कहाँ से करोगे? अपडेशन तब करोगे जब पेंशन चला जाएगा। वो तो पेंशन ही कैलकुलेट कर रहे हो आपकी। लेकिन यह बहुत बड़ी बात यह है कि जब भी बेस सेटलमेंट आता है, आईबीए सर्कुलर निकालता है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलेशन। और जब जब आईबीए एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म निकालता है कि किस चीज को कैसे लागू किया जाएगा, वो सारा रेगुलेशन का पार्ट नहीं है। रेगुलेशन 1995 पार्ट नहीं है और अपेंडिक्स 1 का भी पार्ट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि पीएनबी का अभी जो एफिडेविट आया है उसमें यह बताया गया है कि एक बार तो इन्होंने 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए सर्कुलर रेगुलेशन में डाला अपेंडिक्स 1 में, और उसके बाद आईबीए ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर निकाले। अब सवाल ये उठता है, जब तो अब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर निकाल रहे थे, तो आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर 10 मंथ की एवरेज कैलकुलेट करने का रेगुलेशन में क्यों डाला? इसी पर बात करेंगे। तो पहला तो बात यह है, हम यहां से करेंगे आईबीए और बैंक इंटरनल सर्कुलर्स। सर्कुलर्स किस काम के लिए होते हैं? इंस्ट्रक्शंस निकाली जाती हैं, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ये दे डोंट बिकम पार्ट ऑफ द रेगुलेशन, अदरवाइज नोटिफाइड करना पड़ता है। ये आपके इनके आईबीए के जितने भी सर्कुलर वगैरह होते हैं वो नोटिफाइड नहीं होते हैं, क्योंकि वो नॉन रेगुलेटरी बॉडी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रेकरिंग सर्कुलर्स आफ्टर सक्सेसिव वेज सेटलमेंट्स इज कंसिस्टेंट विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। यानी बेस सेटलमेंट के बाद उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो सर्कुलर निकाले जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म का पार्ट है। अब यह रेगुलेटरी मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों अलग अलग हैं। यानी इन्होंने रेगुलेटरी मैकेनिज्म में, यानी इन्होंने अपेंडिक्स 1 में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म घुसा रखी है सीरियल नंबर 2 में, जो घुसा नहीं सकते। और वो केवल किससे है? रेगुलेशन 38 और 35(2) से संबंधित है, वो 35(1) से संबंधित नहीं है। मैकेनिज्म रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पेंशन फॉर एम्प्लॉय रिटायरिंग ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। यदि दो बेस सेटलमेंट में कोई आदमी रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की जरूरत है, फ्रेमवर्क की जरूरत है। और वो प्रोसेस निकाली जाती है, ये ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, आईबीए सर्कुलर निकाल देगा, बैंक में चले जाएंगे, कर देगा। वो कभी भी नोटिफाइड नहीं होते। दूसरा, इसका क्या है सिग्निफिकेंस क्या है? अ लेटर सर्कुलर कैन नॉट अमेंड, curtail, substitute a statutory regulation. Its evidentiary value is therefore limited to showing how the bank administered the computation. सीधा उसके बाद इस सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1, ये मैंने बताया था आपको। इफ स्टेप्स रिकंस्ट्रक्ट द एवरेज एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इट्स सब्सटेंटिव ऑपरेशन इज refixation or computation for the retiring employees, not automatic revision of an already fixed pension after the every wage revision. यदि ये रिफिक्सेशन का तरीका है तो ये अपडेशन का तरीका नहीं है, सीधा सा है। इसकी वैल्यू क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? कॉलिंग दिस प्रोसेस अपडेटिंग। और यदि इसको आप ये कहते हो अपडेटिंग है, अब दोस्तों यह बात आ गई, ये अपडेटिंग कहा सीनियर एडवोकेट मेहता ने,
तो सीरियल नंबर 2 में, या जिसको आप तो अपडेटिंग कहते हो रिकैलकुलेशन को, कॉलिंग दिस प्रोसेस अपडेटिंग कैन क्रिएट एन इंप्रेशन दैट पीरियोडिक पेंशन अपडेशन हैज बीन अचीव्ड ऑल्दो द अंडरलाइंग एक्सरसाइज में ओनली डिटरमाइन द इनिशियल और रिवाइज पेंशन फॉर ए पर्टिकुलर रिटायरमेंट कोहर्ट। बड़ा सीधा साधा बोल दिया। कहते हैं यदि हम इसे अपडेटिंग कहते हैं तो इसका मतलब ये, इससे एक इंप्रेशन जाता है, ये इंप्रेशन जाता है कि अपडेशन हो गया है, जबकि आप केवल और केवल पेंशन निकाल रहे हो। अब आ जाते हैं इसमें जो ये कर रहे हैं सीरियल नंबर 2 में, जो इन्हें कुकर्म किया रेगुलेशन 35(1) में, वो रेगुलेशन 38 और 35(2) को निकाल दिया। और ये जो 38 और 35(2) में दोनों के दोनों कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 10 मंथ एवरेज का वो है। और सच सर्कुलर्स परफॉर्मेंस implementation or administrative function that don't by themselves create a new statutory right to periodic pension। और इस प्रकार के जो सर्कुलर होते हैं वो केवल आपको इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए होते हैं, ये अपडेशन के लिए नहीं है। अब इसका हम देखते हैं इन सब का असर क्या पड़ता है, इनने किया क्यों था। ये दोस्तों पढ़ूंगा केवल, टाइम नहीं रहता। उसके बाद कोर लीगल क्वेश्चन, if recurring internal circulars were genuinely required for computation under regulation 38 and 35(2), their inclusion or reference in appendix 1 does not logically convert that administrative computation into periodic updation of pension। मतलब यहां तुमने कंप्यूटेशन में डाला है इसको 38 और 35(2) में, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेशन ऑफ पेंशन नहीं होता है। The decisive issue is the operative language of regulation 35(1) read with regulation 56 and the actual wording। और लेकिन आपको डिसाइसिव लैंग्वेज आपको 35(1) की पड़ेगी और उसको रेगुलेशन 56 के साथ पढ़ लीजिए। आपको अपडेशन ऐसे होगा जैसे इनने कर रखा, ऐसे नहीं है भाई। ये हमारे वकीलों पर बहुत डिपेंड करता है। वाज इट डाइवर्जन और मिसलीडिंग, मेन चीज ये है। तो क्या ये इन लोगों ने मिसलीड किया, डाइवर्ट किया चीज को? क्या सर्कुलर जो एडमिशन सर्कुलर था यहाँ डाल करके, इंस्ट्रक्शन डाल करके इसको ऐसा आभास कराया कि अपडेशन हो रहा है? इट वुड बी टू स्ट्रॉन्ग टू लेबल इट डेलिबरेट मिसलीडिंग विदाउट प्रूफ ऑफ इंटरनल इंटेंशन। हाउएवर, इफ सीरियल नंबर 2 was presented as evidence that pension updation had been carried out while the actual steps merely reconstructed the 10-month average emoluments of pension for retirement computation, the presentation is legally capable of being described as misleading by conflation of two distinct concepts, administrative computation and the periodic pension updation। बोला यदि इन्होंने इसको दिखाया गया है पेंशन अपडेशन जो कंप्यूटेशन का पार्ट है, तो सीधा अर्थ ये निकलता है कि दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्यूटेशन और रिफिक्सेशन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बैंक हैं, लोगों की पेंशन को फिक्स करने का प्रशासनिक तरीका है, वो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है। और ये पीरियोडिक अपडेशन ऑफ पेंशन एक्जिस्टिंग पेंशन से संबंधित नहीं है, यानी सीरियल नंबर 2 किसी भी हालत में उससे संबंध नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द PNB एफिडेविट्स acknowledgement that such circulars were issued after wage settlements may actually support the distinction। और PNB ने यह कहा है कि इस प्रकार के सर्कुलर IBA ने निकाले हैं 10 मंथ की एवरेज के लिए, तो हमारा जो तर्क है उसको यह समर्थन मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर IBA के द्वारा निकाले जाते थे बैंकों को और उनको लागू कराया जाता था। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, सर्कुलर है, तो फिर यहां इसको क्यों डाला? क्योंकि IBA के जो एफिडेविट है उसको भी आप अपनी फिक्स में कर सकते हो कि IBA खुद कह रहा है कि उसके लिए हम समय समय पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स निकालते रहें, लागू कराते रहें। तो फिर से ये पूछा जाएगा तुमने और तो निकाले बाहर, लेकिन एक को इसको आपने हमारे रेगुलेशन में क्यों डाला 35(1) की अपेंडिक्स में, जबकि इसका काम है केवल 38 और 35(2) से संबंधित है। कहते हैं recurring circulars demonstrate a continuing computational mechanism
but they don't without clear operative language establish that the pension of existing pensioner पर periodically update। लेकिन और अब का सीधा सीधा है, इसकी जो कमांड और कंट्रोल है वो हाथ में है 35.1 के में। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवरी शैल बी अपडेटेड, ये अपडेशन से संबंधित अमेंडमेंट 35.1 में हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ है। और 35.1 में हुआ है, 35.1 में आप 30 रेगुलेशन 38 और 35.2 को नहीं घुसा सकते हो। दोस्तों अब बातें साफ साफ हो गई बिल्कुल। यदि 10 महीने का एवरेज एमेलमेंट निकालने का काम होता है तो आईबीए उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस निकालता है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। और यदि आईबीए को, यदि बैंकों को अपडेशन करना है तो रेगुलेशन 35.1 जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो लागू होगी। रेगुलेटरी मैकेनिज्म में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म घुसा रखी है जो इसको यहां घुसा नहीं सकते। अब मैं चाहता हूं कि बहुत लंबा वो है, इसके और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।